सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार किस दिशा में जा रहा है हमलों की चपेट में फंसा पाकिस्तान और क्या है भारत के लिए मायने? फिर संकट में इराक, बड़े शहरों पर चरमपंथियों का कब्जा। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे दुनिया भर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार। आयोजन में मेजबान ब्राजील को आई कई दिक्कतें भी। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। पाकिस्तान के शहर कराची में इस हफ्ते चरमपंथियों ने हमला कर पाकिस्तान की सरकार को नए सिरे से चुनौती दी। हमला ऐसे वक्त हुआ जब नवाज शरीफ की सरकार चरमपंथियों के साथ सुलह की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कर ही रही थी। हाल ही में पाकिस्तान में तालिबान में दरार की खबरें भी आई। कराची हमले से उपजी चिंता और उभरे सवालों पर बीबीसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगातार 2 दिन चरमपंथी हमले से आम पाकिस्तानी हैरान हैं। कहीं संदेह दिखता है, कहीं डर तो कहीं बेबसी। वो दहशतगर्द दंदनाते हुए एयरपोर्ट में घुस गए, कैसे? और वो असला देखा आपने, कितना असला है उनके पास? वो कैसे लेके गए हैं? एक शरीफ आदमी एक चाबियों का छला लेके अंदर नहीं जा सकता। खौफ हम अपनी जात के लिए करते हैं, हम कब तक करेंगे? यानी हम आज दूसरे लोग हुए हैं, खुदा ना खास्ता कल को हमारे लोग हो सकते हैं, हम खुद हो सकते हैं इसका शिकार। कोई खौफ डर नहीं है जी, वो सब तो आदत हो गई है इस मुल्क में, क्योंकि थोड़ा बहुत है। अब सब लोग जितने भी यहाँ के अवाम है वो काफी इन चीजों से फेमिलराइज हो गई है। काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो है वो आपके साइकोलॉजिकल इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। हर एक बंदा यहाँ पे जो है वो साइकोलॉजिकल मरीज बनता जा रहा है। एक लंबे अरसे से चरमपंथी हमलों से जूझते पाकिस्तान में चरमपंथियों ने कई बार महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश की। 2009 में फौजी वर्दी पहने तालिबान विद्रोहियों ने रावलपिंडी के सेना मुख्यालय पर हमला किया। 2011 में तालिबान विद्रोहियों ने कराची में मेहरान नौसैनिक अड्डे पर धावा बोला। 2012 में चरमपंथियों ने राजधानी इस्लामाबाद के पास मिन्हास एयरबेस पर हमला किया। इसी साल पेशावर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ। जानकारों का कहना है कि अब कराची जैसे बड़े शहर के अति सुरक्षित इलाके में हमला कर चरमपंथी अपनी पहुंच का एहसास कराना चाहते हैं। अब तक जो तालिबान और मुख्तलिफ जिहादी ग्रुप्स हैं वो कराची को और लाहौर और इस तरह के शहरों को स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पे देखते रहे हैं। यहाँ पर उनके स्लीपर सेल्स बहुत सारे मौजूद हैं। वो यहाँ पर अब तक कार्रवाइयाँ इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं करते रहे क्योंकि यहाँ से उनकी फंड रेजिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा ये एक लिहाज से उनकी आरामगाह आप समझ लें। लेकिन जाहिर है वो ये भी एक पैगाम गालिबन देना चाहते हैं कि अगर मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया जाता है और उनका जो फ्लो है उसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो उसका एक फॉल आउट इफेक्ट, उसका रद्द-ए-अमल खुसूसन कराची और लाहौर जैसे शहरों में देखा जा सकता है। कराची हमले ने पाकिस्तान में शांति और सुलह की कोशिशों पर भी पानी फेर दिया है। वहाँ सरकार ने हाल ही में चरमपंथियों के साथ बातचीत शुरू की थी, मगर ये किसी मुकाम तक पहुँचेगी इसकी उम्मीद कम ही लोगों को थी। उनसे मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान और उनके दोनों के मौक़िफ़ बड़े दूर है एक दूसरे से। हम चाहते हैं जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते हैं नहीं जी, हम चाहते हैं ये एक इस्लामिक ऑर्डर और उनकी तरह का जो शरिया हो उनकी शरिया हो। माना जा रहा है कि कराची हमले के बाद पाकिस्तान में चरमपंथियों के खिलाफ अभियान तेज होगा, खासतौर से उत्तरी वजीरिस्तान में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गढ़ है। वैसे पिछले कुछ समय से इस गुट में फूट की खबरें आ रही हैं। पिछले साल हकीमुल्लाह महसूद के मारे जाने के बाद गुट की कमान मुल्ला फजलुल्लाह के हाथ में चली गई, जिसके बाद वहां महसूद गुट और गैर महसूद गुट के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है। मगर कराची का हमला इस बात का इशारा है कि मतभेदों के बावजूद तालिबान को कमजोर समझना भूल होगी। बीबीसी रिपोर्ट। कराची में चरमपंथियों के हमले के बारे में हमने भारत के पूर्व राजनयिक और सुरक्षा मामलों के जानकार केसी सिंह से और बात की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जो उसके 2 हिस्से हो गए थे टूटकर, और जिसको ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान सरकार की इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस हुई है, ये उसी का एक नतीजा है। क्योंकि एक गुट तो फजलुल्लाह साहब के पास रह गया जो पुराना गुट था, लेकिन महसूद तबके के जो फाइटर थे कोई 3000 वो छोड़ के
तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बाहर आ गए। अब जो बाकी फजलुल्लाह साहब का ग्रुप बचा है, उन्होंने ये दिखाना था पाकिस्तान के अंदर कि उनके पास अभी शक्ति है, टूटने के बावजूद वो अटैक कर सकते हैं और ऐसी जगह कर सकते हैं जो पाकिस्तान के भीतर होगा और उनके मेन एयरपोर्ट पे होगा। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या इससे भारत पाकिस्तान के बीच संबंध बेहतर करने की मोदी सरकार की कोशिश पर कोई असर पड़ सकता है। देखिए, इसका भारत और पाकिस्तान के संबंध पर सीधा असर नहीं पड़ता क्योंकि ये इनकी अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन महसूदों का ग्रुप जो टूट के तरीके तालिबान से निकला है वो मुल्ला उमर, हक्कानी ग्रुप और ISI के करीब है। और जो माने जाते हैं पंजाबी तालिबान जिनको कहते हैं, जो कि हिंदुस्तान पे हमला करते रहे हैं, वो पंजाबी तालिबान ग्रुप भी उनके करीब है। तो इसलिए जो ग्रुप टूट के निकल गया है वो मिलके जो शैतानी करेंगे वो हिंदुस्तान के खिलाफ हो सकती है। तो इसीलिए हमें बड़ा इसमें चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि अगले जो कुछ महीने हैं इसमें वही शक्तियां जो पाकिस्तान में ये हालात पैदा कर रही हैं, हो सकता है वो कोशिश करें हिंदुस्तान के ऊपर भी कुछ ऐसा हमला करने से जिससे बातचीत पे। और उसका एक और मसला होता है क्योंकि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में तनाव बढ़ेगा तो पाकिस्तान की फौज जो वजीरिस्तान में कुछ कदम लेने वाली है वो वहां कदम ना लेकर हिंदुस्तान की तरफ अपना रुख कर लेगी और उन पे प्रेशर कम हो जाएगा। ये थे पूर्व राजनयिक और सुरक्षा विशेषज्ञ KC सिंह। ग्लोबल इंडिया में आगे, ब्रिटेन के कुछ स्कूलों में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगे। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। कुछ साल पहले जब इराक से अमेरिकी सेना वापस लौटी थी तो उम्मीद यही थी कि एक बेहतर इराक उभर कर सामने आएगा, लेकिन इसके 3 साल बाद इराक गहरे संकट में नजर आ रहा है। 2 बड़े शहरों पर इस्लामी चरमपंथी गुट कब्जा जमा चुके हैं। वहीं कुर्द सेना का कहना है कि उन्होंने किरकुक शहर को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया है। इस्लामी चरमपंथियों के हमले के बाद इराकी सेना वहां से भाग गई थी। कुछ फुटेज के सूत्रों की पुष्टि नहीं हो पाई है। इराक पिछले कुछ सालों में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। तिक्रित और मोसुल इलाके पर चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल-शैम का कब्जा हो चुका है। ISIS के कब्जे के बाद मोसुल से करीब 5 लाख लोग यहां से भाग कर जा चुके हैं। ये लड़ाई के बाद मोसुल का नजारा है। ये अपुष्ट तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे एक बसा बसाया संपन्न शहर तबाह हो रहा है। लोग यहाँ से भाग चुके हैं, अपना घर छोड़ना पड़ा है। कई लोग सड़कों पर मृत पड़े हैं। क्या इराक को ये स्वीकार है? इसी साल जनवरी में इराक के एक अन्य शहर फलूजा पर भी इन चरमपंथियों ने कब्जा कर लिया था। सरकार अभी तक इसे अपने नियंत्रण में नहीं ले पाई है। ISIS का अब मध्य पूर्व के बड़े इलाके पर कब्जा हो चुका है। इराक के अनबार प्रांत में फलूजा पहले से ही चरमपंथियों के हाथ में है। रमादी में भी ये संगठन लड़ रहा है। सीरिया में भी ये संगठन मौजूद है। अब मोसुल पर भी इनका नियंत्रण हो चुका है। इराकी विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि इराक चरमपंथियों को धकेलने में सफल रहेगा। मुझे भरोसा है कि हम चरमपंथियों को पीछे खदेड़ देंगे। साथ ही हमें उम्मीद है कि अब सब पक्षों में ज्यादा सहयोग होगा, इराक सरकार और कुर्दिस्तान रीजनल सरकार के बीच, ताकि इन विदेशी लड़ाकों को बाहर धकेला जा सके। इन्होंने इराक के लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिका ने भी इराक की स्थिति पर आगाह किया है और सहयोग की बात की है। इस तरह की चुनौतियों का केवल सैन्य हल नहीं हो सकता। हम लोग अहम सैन्य सहयोग दे सकते हैं, लेकिन अगर इन चुनौतियों का सामना करना है तो इराकी नेताओं को वहां के अनसुलझे मसले सुलझाने होंगे। पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि अमेरिकी सेना के जाने के 3 साल बाद इराक संकट में है। आशंका ये जताई जा रही है कि इराक टुकड़ों में बंट सकता है, सुन्नी, शिया और कुर्द हिस्सों में। इराकियों के लिए इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। समस्या सुलझाने के लिए अमेरिकी और ब्रितानी सेना भी अब शायद ही इराक लौटेगी। BBC रिपोर्ट। और अब BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर।
नाइजीरिया की राजधानी अबुजा से बीबीसी संवाददाता विल रॉस का कहना है कि वहां 200 से ज्यादा स्कूली छात्राओं का अपहरण करने वाले चरमपंथी संगठन बोको हराम ने हमले और तेज कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते से कैमरून से लगी सीमा के गांवों में हमले हो रहे हैं, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। बोको हराम ने 14 अप्रैल को नाइजीरिया के बोर्नो प्रदेश में एक हॉस्टल पर हमला कर छात्राओं को अपहरण किया था। कोसोवो के दूसरे आम चुनाव में पूर्व विद्रोही नेता और देश के प्रधानमंत्री हाशिम थाची ने जीत का दावा किया है। सर्बिया के पूर्व प्रांत कोसोवो ने 6 साल पहले खुद को आजाद घोषित कर दिया था। इस चुनाव में सर्बिया ने पहली बार कोसोवो के जातीय सर्ब लोगों से चुनाव में हिस्सा लेने की अपील की थी। अमेरिका के आइडाहो राज्य के हेली शहर के एक सैनिक की रिहाई को लेकर पूरे अमेरिका में बहस हो रही है। 5 साल तक बंधक रहे अफगानिस्तान में तैनात सार्जेंट बो बरगदाल को पिछले सप्ताह तालिबान के 5 विद्रोहियों के बदले में रिहा किया गया था। बीबीसी संवाददाता एलिस्टर लीथर का कहना है कि सैनिक के शहर में भी कुछ लोग इस सौदे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, मगर अभी भी अधिकतर लोगों को लगता है कि सैनिक का पक्ष सुनने के बाद आलोचकों की राय बदल जाएगी। ब्रिटेन के कुछ सरकारी स्कूलों पर कट्टरपंथी इस्लाम की शिक्षा देने का आरोप लगा है। ये स्कूल बर्मिंघम शहर में हैं, जहां बड़ी संख्या में दक्षिण एशियाई मूल के लोग रहते हैं। वहां कई स्कूलों की जांच के बाद ब्रिटेन में शिक्षा स्तर को रेगुलेट करने वाली संस्था ने इसे एक गंभीर मामला बताया। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के कुछ सरकारी स्कूल उस समय चर्चा में आ गए जब आरोप लगा कि ये स्कूल कट्टरपंथी इस्लाम के प्रभाव में है। इसे ट्रोजन हॉर्स का नाम दिया गया है। मामले की जांच करने वाली संस्था ऑफस्टेड ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि बर्मिंघम में 21 स्कूलों में 5 स्कूल ऐसे हैं जो छात्रों को कट्टरपंथी शिक्षा के खतरों से बचाने में नाकाम रहे हैं। हमारी जांच में कुछ नतीजे वाकई चिंताजनक और चौंकाने वाले हैं। कुछ गंभीर मामलों में भय और धमकी की संस्कृति का शिकंजा पिछली जांच के बाद से मजबूत हुआ है। बर्मिंघम के जिन स्कूलों की जांच की गई वो धार्मिक स्कूल नहीं है। ऐसे स्कूलों में कथित तौर पर कट्टरपंथी इस्लाम के प्रभाव के आरोपों से कई लोग चिंतित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ स्कूलों के चरित्र में बदलाव के लिए बाकायदा संगठित कैंपेन चलाए जाने के प्रमाण मिले हैं। साथ ही ये भी कि स्कूल के रोजमर्रा के काम में गवर्नरों ने गैर जरूरी हस्तक्षेप किया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मकसद हासिल करने के लिए स्कूल के हेड टीचर्स को या तो अलग थलग कर दिया गया या फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन कई स्कूलों ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि ऑफस्टेड जानबूझकर गलती निकालने की कोशिश कर रहा है। ऑफस्टेड के इंस्पेक्टर हमारे यहाँ कट्टरपंथ की जांच करने और इस बात के सबूत जुटाने आए थे कि हमारे छात्रों को इस्लामिक नियमों के अनुसार जबरन धर्म की शिक्षा दी जा रही है या नहीं। ऑफस्टेड को हमारे स्कूल में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। ऑफस्टेड की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि समय आ गया है कि स्कूलों में ब्रितानी मूल्यों की शिक्षा दी जाए। आजादी, सहिष्णुता, कानून के शासन का सम्मान, निजी और सामाजिक जिम्मेदारियों का बोध और ब्रितानी संस्थाओं का सम्मान। मुझे लगता है इन बातों को किसी भी ब्रितानी स्कूल की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए कहा है कि स्कूलों में बिना नोटिस के औचक निरीक्षण की व्यवस्था शुरू की जाए ताकि ऐसी परिस्थितियां पैदा ही न हो सकें। बीबीसी रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, सामाजिक संदेश देते स्ट्रीट आर्ट का दिल्ली में बढ़ता चलन। ईटीवी गुजराती को मिला गुजराती अवाम का प्यार। अब ईटीवी ले रहा है एक और बड़ा कदम। आपका पसंदीदा चैनल अब जुड़ेगा आपके साथ दिन भर। ईटीवी न्यूज गुजराती 24 घंटे बहुत जल्द। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। फुटबॉल विश्व कप 2014 का आगाज हो चुका है और दुनिया भर में इसे लेकर काफी उत्सुकता है। 1930 में उरुग्वे में विश्व कप फुटबॉल की शुरुआत हुई थी और अब 32 टीमों, 64 मैचों और दुनिया भर में अरबों प्रशंसकों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन बन गया है, जिसे हर देश में धरती के हर कोने में देखा जाता है। सबकी नजरें टिकी हैं मेजबान देश ब्राजील पर, तो आपको दिखाते हैं ब्राजील के साओ पाउलो शहर की एक झलक, जहां 20वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का बिगुल बजा।
जहां तक आंखें देख सकती हैं, कंक्रीट का जंगल नजर आता है। ये है ब्राजील का वित्तीय और औद्योगिक केंद्र, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर साओ paulo। ब्राजील विश्व कप का उद्घाटन यहीं हुआ। तमाम अवरोधों के बावजूद साओ paulo के स्टेडियम को उद्घाटन मैच के लिए चुना गया। हालांकि यहाँ कई खेल लोकप्रिय हैं, लेकिन ब्राजील मुख्यतः एक फुटबॉल फैक्ट्री है। ये साओ paulo फुटबॉल क्लब की ट्रेनिंग एकेडमी है। बैरक से लगने वाली इस जगह पर 200 प्रशिक्षु खिलाड़ी रहते, खाते, पढ़ते और सोते हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया बेहद कठोर है। साओ paulo सबको अपना बनाने वाला शहर है। यहाँ के लोग जमकर काम करते हैं और जमकर खेलते हैं। हो सकता है ये सबसे सुंदर शहर ना हो, पर एक सुंदर खेल की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर शहर कोई नहीं। बीबीसी रिपोर्ट। दुनिया भर से लोग वर्ल्ड कप के लिए ब्राजील पहुंचे हैं, लेकिन आयोजन से पहले वहां कई दिक्कतें आईं। ब्राजील भर में विश्व कप फुटबॉल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन होते रहे। कुछ शहरों में तनख्वाह को लेकर भी प्रदर्शन हुए। हालांकि फैंस को उम्मीद है कि ब्राजील की टीम छठी बार विश्व कप जीतकर नया रिकॉर्ड कायम करेगी, लेकिन जमीनी स्तर पर कई परेशानियां अब भी हैं। ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम लाखों डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी छठी बार विश्व कप चैंपियन बनने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन ये खिलाड़ी ब्राजील में विश्व कप के खिलाफ हुए प्रदर्शनों और गुस्से से अछूते नहीं रहे। ये विरोध हमें ही दर्शाते हैं। ज्यादातर ब्राजीलियन खिलाड़ी मुश्किल परिस्थितियों से आए हैं और हम भी चाहते हैं कि देश की स्थिति बेहतर हो। ब्राजील में भले ही फुटबॉल को लेकर जबरदस्त दीवानापन हो और फैंस अपनी टीम का समर्थन करते हो, लेकिन ये ताजा प्रदर्शन तब हुए जब ब्राजील की ही टीम पनामा के साथ एक दोस्ताना मैच खेल रही थी। लोग विश्व कप पर हो रहे खर्चे से नाराज हैं। तैयारियों में करीब 15 अरब डॉलर खर्च हुए हैं और प्रदर्शनकारी गुस्सा हैं कि ये रकम स्वास्थ्य, पढ़ाई और लोगों के लिए घर बनाने के लिए खर्च होनी चाहिए थी। सरकार को डर है कि ये गुस्सा कहीं पिछले साल जैसा न बढ़ जाए, जब कॉन्फेडरेशन कप के दौरान हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे और जबरदस्त हिंसा और प्रदर्शन हुए थे। हम प्रदर्शनों को विश्व कप में खलल नहीं डालने देंगे। प्रदर्शन गैर कानूनी नहीं है, लेकिन हिंसा या तोड़फोड़ गैर कानूनी है। विश्व कप के खिलाफ ही नहीं, ब्राजील में इस दौरान तमाम मुद्दों पर विरोध हुए। कभी साओ paulo में मेट्रो कर्मचारियों ने हड़ताल की, तो कभी रियो में कूड़ा इकट्ठा करने वालों ने काम रोका। तनख्वाहें बढ़ाने के लिए भी विश्व कप से पहले ब्राजील में कई जगह प्रदर्शन हुए। इस सब के बीच ब्राजील की टीम से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन घरेलू फुटबॉल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। फुटबॉल विश्व कप तक की राह आसान नहीं थी, लेकिन फुटबॉल यहाँ लोगों की रगों में दौड़ता है। कई लोग मानते हैं कि अगर फुटबॉल के इस महा उत्सव में ब्राजील जीत गया, तो जीत का जश्न यहाँ की दिक्कतों पर कुछ वक्त के लिए पर्दा डाल देगा। बीबीसी रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह होंगी फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी कुछ और खबरें, और आपको बताएंगे कि क्या है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फुटबॉल के साथ खास कनेक्शन। भारत में सार्वजनिक दीवारों पर वैसे तो अक्सर नारे या फिर संदेश दिख जाते हैं, लेकिन अब स्ट्रीट आर्ट यानी दीवारों पर पेंटिंग्स का चलन बढ़ रहा है। यूं तो ग्राफिटी का चलन कई देशों में है, पर आजकल दिल्ली की दीवारों पर नई पेंटिंग्स देखी जा रही हैं, और ये भारतीय ही नहीं विदेशी कलाकारों ने भी बनाई हैं। स्ट्रीट आर्ट की बढ़ती लोकप्रियता पर बीबीसी संवाददाता सुशील झा की रिपोर्ट। भारत की राजधानी दिल्ली की कुछ दीवारें इन दिनों खास हो गई हैं। खिड़की एक्सटेंशन के इस दीवार को ही देख लीजिए। यंत्र मानव हो या फिर ये भागती हुई छिपकली हो, दीवारों पर की गई ये विशालकाय पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग्स भारत के ही नहीं बल्कि विदेश से आए कलाकारों ने भी बनाई हैं। हाल ही में इसके लिए दिल्ली में एक विशेष उत्सव का आयोजन भी किया गया था। दिल्ली में ग्राफिटी और स्ट्रीट आर्ट पहले से ही हो रहा था, पर वो उस वक्त नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2014 में फाइनली हमने उसको प्लान किया। हमने सारे अपने फ्रेंड्स को बुलाया जो कि स्ट्रीट आर्टिस्ट है,
ताइवान, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, बहुत सारे देशों से लोग आए थे। दिल्ली के तिहाड़ जेल के पास भी देसी विदेशी कलाकारों ने मिलकर एक लंबी चौड़ी दीवार पेंट की है। तकरीबन 50 से अधिक पेंटिंग्स ने दिल्ली को थोड़ा और खूबसूरत तो बना ही दिया है। गो टू स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल को दिल्ली में अधिकारियों का समर्थन था, पर अभी भी कुछ विदेशी कलाकार ऐसे हैं जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं। I don't want to show my face. मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता क्योंकि मुझे डर है कि ग्राफिटी के कारण कार्रवाई हो सकती है। यूरोप की तरह भारत में इस पर प्रतिबंध है। बेंगल एक्ट है जिसके तहत राजनीतिक ग्राफिटी बनाने की अनुमति नहीं होती है। भारत में अब देसी विदेशी कलाकार मिलकर काम कर रहे हैं। इन सभी में स्ट्रीट आर्ट के बढ़ते चलन को लेकर काफी उत्साह है। भारत के ग्रामीण इलाकों में दीवारों पर पेंट करने की परंपरा पुरानी रही है, लेकिन अब शहरों में भी ये चलन बढ़ता जा रहा है, जिसे स्ट्रीट आर्ट कहा जाता है। इन पेंटिंग्स के जरिए कलाकार दीवारों पर चित्र उकेरते हैं और एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश करते हैं। स्ट्रीट आर्टिस्ट अश्विनी अग्रवाल ने ऐसे स्टिकर कई जगह लगाए हैं। उनका एक काम तो पूरी तरह टॉयलेट और मोबाइल से ही जुड़ा हुआ है। ये एक टॉयलेट है और ये एक मोबाइल है। इसका एक बेसिक शेप दिया है ताकि लोग इजीली समझ पाएं उसे, और मैं इसे स्लम्स, वेजिटेबल मार्केट, इन जगह कर रहा हूँ क्योंकि टॉयलेट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो इन लोगों को नहीं पता है। मतलब दिल्ली में देसी विदेशी कलाकारों की जुगलबंदी दिखाती है कि यूरोप की तर्ज पर स्ट्रीट आर्ट धीरे धीरे भारत में भी लोकप्रिय हो रहा है। कलाकारों को उम्मीद है कि वक्त के साथ कला का ये माध्यम भारत में और मकबूल होता जाएगा। सुशील झा, BBC, दिल्ली। फिलहाल लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।